नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 6। पार्ट 5 तक अपलोड हो गया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बारे। तो आज का हमारा पहला सवाल होगा 113। तो 113 का सवाल है, क्या पूछ रहा है? द फ्रिक्शनल स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज़ द रेशियो ऑफ। तो जो फ्रिक्शनल स्लिप का रेशियो होता है वो होता है रोटर कॉपर लॉस, हमारा 113 का हो जाएगा, रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर इनपुट। मतलब रोटर में कितना इनपुट दिए और रोटर में कितना कॉपर लॉस हुआ, तो इस दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल स्लिप। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 113 का हो गया हमारा आंसर बी। 114 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है? Each of the following statement regarding stator flux of an induction motor is true except। बोल रहा है कि इन चारों में से रोटर स्टेटर फ्लक्स जो है इंडक्शन मोटर का, कौन सा ट्रू है सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक, तो इसका मतलब हमको गलत वाला निकालना, मतलब चार में से सारा सही है सिर्फ एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है? एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ के। ठीक, तो पहला देखिए ऑप्शन देख लेते हैं 114 नंबर का। इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर बार्स। तो रोटर बार्स में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ये तो सही है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द मोटर लोड। तो इसका मैग्नीट्यूड जो हमारा इंडक्शन मोटर का स्टेटर का जो फ्लक्स होता है उसका मैग्नीट्यूड रोटर लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा 114 का आंसर हो जाएगा बी, कि इसको छोड़ के बाकी इट इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ये सही है। फ्लक्स के बारे में बोल रहा है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड। तो हमारा जो फ्लक्स है स्टेटर का वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, ये भी सही है। तो हमारा 114 का हो गया बी। 115 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है? द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन विथ सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज। बोल रहा है कि जो हमारा सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, मतलब रोटर कौन सा, स्लिप रिंग, जो आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, स्लिप रिंग और हमारा एंड रिंग वाला। ठीक, तो उसमें बोल रहा है कि वो मतलब एन एस स्पीड से क्यों नहीं रोटेट करता। अगर इंडक्शन मोटर में अगर हमारा रोटर एन एस स्पीड से रन करने लगे ना तो मोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर कभी भी एन एस स्पीड से रन नहीं करता है। उसके बीच मतलब रोटर का स्पीड को हम लोग एन आर बोलते हैं, तो स्टेटर का स्पीड को एन एस बोलते हैं। तो स्टेटर के स्पीड से रोटर कभी भी रोटेट नहीं करता। अगर रोटेट करेगा तो नहीं घूम पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए और उसी गैप को हम लोग स्लिप बोलते हैं। ठीक, तो स्लिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ स्लिप का कॉन्सेप्ट इंडक्शन मोटर में ही आता है। ठीक, थ्री फेज वाला में। अब उसके बाद तो बोल रहा है क्यों नहीं रोटेट करता, तो देखिए उसका रीज़न क्या हो जाए, क्योंकि इंडक्शन मोटर वुड बी बिकम सिंक्रोनस मोटर, नहीं, रोटर टॉर्क विल बी बिकम ज़ीरो। हाँ, तो रोटर का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर वो इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर के स्पीड से रन करे। तो 115 का हो जाएगा सी। 116 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है? व्हेन ए लोड ऑन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर का स्क्वायरल केज वाला मोटर लिए। स्क्वायरल केज मतलब पिंजरा नुमा जो स्ट्रक्चर था उसको लिए हैं। उसका लोड को अगर इंक्रीज करेंगे नो लोड से फुल लोड की ओर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बोल रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। मतलब इंडक्शन मोटर का स्क्वायरल केज वाला मोटर का अगर हम लोग नो लोड से फुल लोड की ओर जाएंगे तो इनमें से कौन सा गलत होगा? स्लिप इंक्रीज, बी नंबर बोल रहा है हमारा द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेटर एक्साइटिंग करंट इज इंक्रीज। मतलब स्टेटर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसका वो इंक्रीज हो जाएगा। द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेटर एक्साइटिंग करंट इज इंक्रीज। तो एक्साइटिंग करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है अगर हम लोग नो लोड से फुल लोड की ओर जाएंगे तो। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो 116 का आंसर हो गया हमारा बी। 117 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है? द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन इज अबाउट। तो बोल रहा है कि पावर फैक्टर क्या होगा मोटर का जब वो नो लोड पे रहेगा। कौन नो लोड पे रहेगा? इंडक्शन मोटर। तो पावर फैक्टर जो हमारा क्या होगा, वो देखिए इंडक्शन मोटर में हमारा रोटर में क्या लगा हुआ, वायर लगा होता है या कॉपर बार लगा होता है। तो ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी का होता है। ठीक ना, मतलब ये जो जितना भी इंडक्टर है वो सारा क्या लैगिंग लोड की तरह काम करता है, जितना भी कैपेसिटर होता है वो लीडिंग लोड की तरह काम करता है।
तो ज़्यादातर और जो जितना भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वाला पार्ट, वो यूनिटी पावर फैक्टर देता है, ठीक। तो हमारा जो मोटर है उसमें इंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि वायर जहाँ भी होगा वहाँ इंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। और ज़्यादातर जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं अप्लाइंसेस, सब में इंडक्टर होता है, मतलब सब में वायर का यूज है, तो सब में लैगिंग पावर फैक्टर रहता है, ठीक। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसमें क्या होगा, तो इंडक्शन मोटर का अंडर नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा, 0.2 लैगिंग होता है, ठीक, नो लोड कंडीशन में। तो हमारा 117 का आंसर क्या हो जाएगा, 117 का आंसर हो जाएगा ए। 118 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछा, ए पंप इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन टू द सप्लाई 25% लोअर देन इस रेटेड वोल्टेज। मान लीजिए बोल रहा है कि एक इंडक्शन मोटर है पंप वाला, जो पंप को रोटेट करवा रहा है, ठीक, मतलब वाटर पंप, कुछ भी पंप मान सकते हैं आप, तो उसको रोटेट करवा रहा है, मतलब उसको ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें 75% हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, मतलब उसका रेटेड वोल्टेज मान लीजिए जितना भी 240 वोल्ट का है मान लीजिए, तो हम लोग उसमें इसका 70% मतलब वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर 100 वोल्ट का मोटर होता तो हम लोग 75 वोल्ट उसमें अप्लाई कर रहे हैं, मतलब 25% कम दे रहे हैं, लोअर बोल रहा है, ठीक, देन इट्स रेटेड वोल्टेज। तो द पंप रन इवेंचुअली, तो बोलता था पंप क्या होगा, रन करेगा। तो देखिए जैसे ही हम लोग वोल्टेज को घटाएंगे ना, तो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि अगर करंट का वैल्यू कहीं भी बढ़े, रेटेड वैल्यू से करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जितना कैपेसिटी का मोटर है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा उसमें, मतलब जितना उसका मान लीजिए उसका साइना का कैपेसिटी है 2 एम्पियर, तो वोल्टेज को घटा देंगे तो हम लोग का उसका करंट ऑटोमेटिकली है बढ़ेगा उसमें। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो 2 एम्पियर की जगह 4 एम्पियर 3 एम्पियर फ्लो करने लगेगा, तो वायर क्या होगा, जलने के कंडीशन में आ जाएगा। तो मोटर के अंदर तो कॉपर वायर लगा हुआ है या बार लगा हुआ, तो दोनों क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन है द पंप विल गेट हीटेड एंड कॉन्स्टिक हमारा हो जाएगा कॉन्सिक्वेंटली गेट डैमेज। तो हमारा जो मोटर है, देखिए ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है हर एक वायर का, तो हीट प्रोड्यूस होगा ही, हीट प्रोड्यूस होगा इसीलिए जलता है, ठीक, करंट ज़्यादा हो जाने से। तो मोटर गेट डैमेज हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली गेट डैमेज, द मोटर विल गेट हीटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली गेट डैमेज हो जाएगा, ठीक। तो हमारा 118 का आंसर हो जाएगा ए। अब 119 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 119 नंबर हमारा सवाल है, इफ़ देयर इज़ एन ओपन सर्किट इन द रोटर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पार्ट शॉर्ट सर्किट नहीं रहता है, यहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं, और इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, इसमें लोड वगैरह नहीं लगाते हैं, यहाँ शॉर्ट सर्किट रखते हैं, तो यही डिफरेंस है। तो बोल रहा है कि अगर हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, मतलब पिंजरा नुमा वाला है, तो उसमें जो सेकेंडरी हमारा जो रोटर है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे, मतलब इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट नहीं किए। तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट करने का दो तरीका है, एक इंड रिंग और एक स्लिप रिंग। तो स्क्वायरल केज होगा तो इंड रिंग, और हमारा बाउंड रोटर होगा तो उसमें स्लिप रिंग। तो यहाँ पे स्क्वायरल केज बोला है, इसका मतलब यहाँ पे इंड रिंग हम लोग नहीं लगाए, तो इसलिए शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, अब शॉर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ही नहीं होगा, और फ्लक्स ही प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा, रोटर घूमेगा ही नहीं। तो हमारा देखिए कौन सा आंसर होता है, मोटर विल नॉट स्टार्ट। तो हमारा 119 का हो जाएगा आंसर डी, कि जो मोटर स्टार्ट नहीं होगा अगर सेकेंडरी, मतलब मोटर का जो केज है रोटर वाला, वो अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो, मतलब ओपन सर्किट है तो, ठीक। 120 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सिमिलर ऑफ दैट ऑफ। तो हमारा जो प्रिंसिपल है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो किसके सिमिलर होता है, वो ट्रांसफार्मर के सिमिलर होता है, क्योंकि इसका सर्किट डायग्राम ट्रांसफार्मर जैसा है, खाली ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं रहता और इसमें शॉर्ट सर्किट रहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर विथ ए शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी ए। तो 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ ए 3 फेज बाउंड मोटर कैन बी इंक्रीज बाय। बोल रहा है बाउंड रोटर बोल दिया, बाउंड रोटर मतलब क्या होगा, डब्लू से क्या आता है, वायर। तो वायर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, स्लिप रिंग टाइप में, जो रोटर स्लिप रिंग टाइप का होगा उसमें हम लोग वायर का यूज करते हैं, और उसी को हम लोग बाउंड टाइप रोटर बोलते हैं, हाँ। तो हमारा, तो ऐसे याद करके रख सकते हैं आप ट्रिक्स, क्योंकि बाउंड रोटर और स्लिप रिंग ये ना बहुत कन्फ्यूजन करवाता है। स्क्वायरल केज, केज जहाँ भी बोल दिया, केज मतलब हो गया डंडा, पिंजरा। अब पिंजरा में तो वायर वगैरह नहीं लगा रहता, तोता का पिंजरा में वायर लगा रहता है, छड़ लगा रहता है, तो
मोटर में भी छड़ लगा रहेगा, तो केज जहाँ भी बोल दिया तो मतलब समझ गए छड़, वहाँ कोई वायर है ही नहीं। ठीक। द स्पीड ऑफ 3 फेज बाउंड मोटर इज इंक्रीज बाय, तो किसके द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट स्लिप। तो हम लोग बाउंड रोटर में वायर का यूज है, तो वायर का यूज है तो हम लोग रेजिस्टेंस लगा सकते हैं वायर से। मतलब स्लिप रिंग में यही तो एगो फ़ायदा है कि रेजिस्टेंस लगाते हैं, और रेजिस्टेंस लगाते हैं तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग को मतलब आसानी हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग टाइम में क्या करता है मोटर, बहुत ज़्यादा मतलब 5 से 7 गुना करंट इनपुट से खींचता है। ठीक। तो रोटर का जलने का चांस बढ़ जाता है उस टाइम। तो हम लोग जो हम लोग बाउंड टाइप रोटर लेंगे तो उसमें वायर का यूज होगा, तो वायर में हम लोग रेजिस्टेंस लगाना आसान होता है। तो आप जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो देखिए R2 होता है, मतलब रोटर में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो R2 बोलेंगे ना, स्टेटर में लगाएंगे तो R1। तो R2 देखिए टॉर्क के प्रोपोर्शनल भी होता है, फार्मूला से हम लोग ने पढ़ा है, स्टार्टिंग हो या रनिंग हो तो R2 प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क R2 का। तो ये देखिए कितना फ़ायदा होगा, वायर वाला मतलब बाउंड टाइप वाला जो रोटर होगा उसमें फ़ायदा क्या होगा, स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकते हैं, टॉर्क को हम लोग इंक्रीज करवा सकते हैं। तो टॉर्क को तो हम लोग इंक्रीज करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका हम लोग जब टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं तो ऊपर R2 आता है और नीचे मतलब और नहीं लिख रहे हैं E2S ये वगैरह। ठीक। आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। देखिए टॉर्क का फार्मूला में हम लोग टॉर्क नहीं बढ़ेगा इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको लगता हो कि R2 से टॉर्क बढ़ जाएगा तो देखिए क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि R2 का स्क्वायर नीचे रहता है और यहाँ पे SX2 रहता है ना, तो एज कम्पेयर टू ऊपर नीचे ज़्यादा बढ़ रहा है तो टॉर्क को डिक्रीज करवा देगा। ठीक। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे R2 का यूज, तो टॉर्क डिक्रीज होगा तो हम लोग जानते हैं टॉर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, तो टॉर्क डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक। तो हम लोग रेजिस्टेंस लगा के स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं इंडक्शन मोटर में। ठीक। और करंट को लिमिट कर पाएंगे, सबसे अच्छा फ़ायदा तो यहाँ है कि स्टार्टिंग करंट को हम लोग लिमिट करते हैं, और दूसरा फ़ायदा स्पीड को अगर बढ़ाना हो तो टॉर्क घटेगा ही। क्योंकि अगर आप लोग बाइक का एग्जांपल लीजिएगा तो जब हम लोग बाइक में 1 नंबर लगाएंगे तो उस टाइम क्या होता है, टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और स्पीड उस टाइम 1 नंबर में आप कितना भी एक्सीलेटर ले लीजिए लेकिन स्पीड बढ़ेगा नहीं, स्पीड धीरे ही रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। ठीक है, कि स्पीड बढ़ाना हो तो टॉर्क को घटाना ही पड़ता है। और जैसे जैसे आप 4 नंबर मोटरसाइकिल में लगाइएगा तो स्पीड देखिएगा उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन टॉर्क ज़्यादा आदमी को खींचेगा नहीं। अगर 5 आदमी चढ़ा देंगे बाइक में तो नहीं खींच पाएगा 4 नंबर में। तो जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा टॉर्क घटते जाता है। मतलब जब हम लोग पहाड़ चढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे 4 नंबर में चढ़ाएंगे तो नहीं चढ़ेगा, क्योंकि लोड इंक्रीज हो गया। ठीक ना। तो वही कॉन्सेप्ट है, लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड घट जाता है। ठीक। लोड इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होता है, हमको टॉर्क बढ़ाना पड़ता है, तो टॉर्क बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगा। ठीक। अब देखिए तो सवाल हमारा था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर बाउंड टाइप का है तो हम लोग को इंक्रीज कराना है स्पीड, तो किसके द्वारा करेंगे, डिक्रीज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। तो हमारा 121 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक। अब देखिए उसके बाद 122 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, द AC मोटर which would be best suited to drive a centrifugal pump for discharging a variable quantity of water against a fixed head in the, हमारा सवाल बोल रहा है हमारा सवाल बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमको वाटर मतलब डिस्चार्ज करना है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम लोग वाटर खींचते हैं। ठीक। घरों में लगा रहता है, तो अगर इस पंप में हमको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करना है, वेरिएबल मतलब जब बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्चार्ज करना है तो कौन सा AC मोटर हम लोग के लिए सूटेबल होगा, मतलब हमारे लिए बेस्ट होगा, अच्छा होगा। तो रिपल्सन मोटर या सिंक्रोनस मोटर या स्क्विरल केज या स्लिप रिंग। तो हमारे लिए इस टाइम पता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है सूटेबल होगा, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमको वाटर को वेरिएबल क्वांटिटी में अगर डिस्चार्ज करना है अगेंस्ट फिक्स्ड हेड। ठीक ना, क्योंकि टॉर्क इसका ज़्यादा होता है इस स्लिप रिंग का। ठीक। अब उसके बाद तो हमारा 122 का हो गया डी। अब 123 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, फॉर स्टार्टिंग ए सराजे मोटर 3 फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू। तो देखिए सराजे मोटर जो है ना, मतलब इंडक्शन मोटर का ही स्पेशल टाइप का इंडक्शन मोटर है। ठीक। 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 वाइंडिंग होता है, हम लोग खाली इसका हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ चेंज होता है सराजे मोटर में। ये इंडक्शन मोटर जैसा ही वर्क करता है, इसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन चेंज होता है। इसमें मतलब तीन, जैसे इंडक्शन मोटर में कितना वाइंडिंग होता है, 2, तो सराजे मोटर में 3 वाइंडिंग होता है। ठीक। और 2 वाइंडिंग जो है पहला और तीसरा वो क्या होता है, म्यूचुअली कपल्ड होता है। म्यूचुअली कपल्ड मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक, मतलब
रोटर में हम लोग देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग उसको कहते हैं जहाँ पे हम लोग सप्लाई डालते हैं। तो इंडक्शन मोटर में हम लोग सप्लाई कहाँ डालते हैं? स्टेटर में, तो उसको प्राइमरी वाइंडिंग होता है। लेकिन स्वराज्य मोटर में हम लोग क्या करेंगे, रोटर में सप्लाई डालेंगे। ठीक, ये हमारा मान लीजिए रोटर है, तो यहाँ पे सप्लाई डालेंगे और इस यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे रोटर में, और इसी के ऊपर और एक वाइंडिंग करेंगे, तो इसको टर्शियरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगा, ये टर्सरी वाइंडिंग होगा। ठीक, थर्ड नंबर ये प्राइमरी वाला होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारा स्टेटर में रहेगा, जो स्टेटर होता है उसमें रहेगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग स्टेटर में, प्राइमरी वाइंडिंग रोटर में, और टर्शियरी वाइंडिंग रोटर के ऊपर म्यूचुअली कपल्ड रहता है। ठीक, इतना याद रखना स्वराज्य मोटर में। और ये स्पेशल टाइप का मोटर है, और इसका यूज हम लोग को इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग को वेरिएबल पावर फैक्टर ये दे देता है। ठीक, और उसके बाद वेरिएबल स्पीड भी देता है। तो इतना काफ़ी है। अब देखिए सवाल पूछ रहा था हमारा कि फॉर स्टार्टिंग ऑफ स्वराज्य मोटर 3 फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू। तो 3 फेज सप्लाई हम लोग इनपुट कहाँ देते हैं, रोटर में देते हैं। तो कहाँ पे देखिए, रोटर भाया स्लिप नहीं, रोटर भाया स्लिप, उसके बाद रेगुलेटिंग वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग भाया बस, स्टेटर एज ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर। तो हमारा 123 का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग स्लिप की सहायता से रोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो हमारा 123 का हो जाएगा ए। कि देखिए अब स्लिप का यूज करेंगे तभी ना रोटेटिंग पार्ट में हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, सप्लाई आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि रोटेटिंग पार्ट में हम लोग डायरेक्टली किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग को किसी चीज़ का हेल्प लेना पड़ता है, तो वो हेल्प हम लोग स्लिप का लेते हैं, स्लिप के द्वारा उसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो स्लिप वहाँ पे जो रिंग लगा रहता है और ब्रश लगा रहता है ना, इसी अरेंजमेंट को स्लिप कहते हैं। ठीक है, तो 100 हमारा 23 का हो गया ए। 124 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा था, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए स्वराज्य मोटर इज लोकेटेड। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग स्वराज्य मोटर का कहाँ लोकेट होता है, सवाल भी पूछ लिया। तो ये हमारा लोकेट रहता है इन स्टेटर, इन लोअर पार्ट ऑफ द रोटर, इन अपर पार्ट। तो अपर पार्ट में टर्शियरी रहता है, लोअर पार्ट में क्या रहेगा, स्वराज्य रहेगा। तो हमारा 124 का आंसर हो जाएगा बी। लोअर पार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग लोकेट रहता है। 125 नंबर सवाल देखिए, व्हेन ए स्टेशनरी 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड ऑन विथ 1 फेज डिस्कनेक्टेड। बोल रहा है कि बोल रहा है हमारा कि जब स्टेशनरी 3 फेज मतलब 3 फेज सप्लाई हम लोग मोटर में स्विच ऑन किए, और उसका एक फेज जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब सप्लाई से कट हो जाता है, किसी कारण टूट जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा। तो मोटर जो है ना वो बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टेशनरी 3 फेज मतलब रुका हुआ है, और हम लोग सप्लाई दिए और एक सप्लाई कट हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, इट इज़ लाइकली टू बर्न आउट क्विकली अनलेस इमीडिएटली डिस्कनेक्टेड। ठीक, तो हमारा 125 का आंसर हो जाएगा डी। अब 126 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। तो हमारा 126 का सवाल है, द अपर बार इन डबल केज इंडक्शन मोटर है। तो देखिए हम लोगों ने बार बार पढ़ा था, चलिए फिगर दिखाते हैं आपको। हम लोग डबल केज मोटर के बारे में पढ़ा था। तो डबल केज में क्या होता है, हम लोग का सिंगल जो हमारा स्क्वायरल केज मोटर है उसमें टॉर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, और स्टार्टिंग करंट को लिमिट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए हम लोग ने डबल केज मोटर लाए। तो इसमें क्या हो गया, टॉर्क का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुआ, और स्टार्टिंग करंट को, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग करंट को ये लिमिट किया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हटाया। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर सप्लाई दी और मोटर जल गया तो चलेगा कहाँ से, चलेगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ, सवाल हमारा पूछा था इसमें कि अपर बार का जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसका क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर बार, अपर केज, इसको लोअर केज। ठीक, तो अपर केज का एरिया छोटा है, तो जिसका एरिया छोटा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस छोटा होता है। तो रेजिस्टेंस छोटा तो यहाँ इंडक्टेंस रिएक्टेंस ज़्यादा है, इसका रिएक्टेंस कम है। ठीक, तो ये दो चीज़ याद रखना। तो 126 का सवाल क्या पूछ रहा है कि अपर केज में डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, तो हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। देखिए 126 का हो गया सी, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और रिएक्टेंस जो है लो होता है। द पुल आउट टॉर्क फॉर ए नॉर्मल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यूजुअली अकर एट ए परसेंटेज स्लिप ऑफ अबाउट। बोल रहा है जो पुल आउट टॉर्क है नॉर्मल स्क्वायरल केज मोटर, मतलब केज बार वाला मोटर का जिसमें रॉड लगा रहता है, यूजुअली अकर से परसेंटेज स्लिप, तो कितना उसका परसेंटेज स्लिप होगा। तो पुल आउट टॉर्क जो होता है ना, इसी को मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं, और मैक्सिमम टॉर्क के दौरान जो स्लिप होता है वो 20 से 25% तक होता है। ठीक, तो 127 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए पुल आउट, पुल इन टॉर्क होता है, उसके बाद हमारा
उसके बाद हमारा पुल अप टॉर्क होता है, लॉक्ड रोटर टॉर्क होता है, फुल लोड टॉर्क होता है, रनिंग टॉर्क होता है, बहुत सारा टॉर्क होता है। तो किसी दिन होगा तो बता देंगे आपको। पुल इन जो टॉर्क होता है वो क्या है, मतलब वो टॉर्क जो किसी भी रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में ले जाता है, ठीक, तो उसको पुल इन टॉर्क बोलते हैं। और पुल आउट टॉर्क क्या हुआ, उसको मैक्सिमम टॉर्क बोलते हैं। अब पुल अप टॉर्क पूछता है तो जिस टॉर्क पर रोटर स्टार्टिंग में घूमना चालू करता है उसको पुल अप टॉर्क कहते हैं। इतना जानना चाहिए आपको, ठीक। अगर नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए 128 नंबर सवाल क्या है। 128 का सवाल पूछ रहा है, स्पीड वेरिएशन ऑफ ए स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर इज इसेंशियली सिमिलर टू दो जॉब। तो देखिए इंडक्शन मोटर का काम है, या उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो सिमिलर टू शंट मोटर होता है, ठीक ना, डीसी शंट मोटर जैसा। क्योंकि इंडक्शन मोटर में ना स्पीड कांस्टेंट ही जैसा होता है, क्योंकि एन एस और एन आर के बीच ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है इस रनिंग कंडीशन में। इसलिए तो स्लिप जीरो की ओर जाता है, 1 से 0 की ओर, तो स्लिप घटने लगता है, ठीक ना, रनिंग कंडीशन में। तो ज़्यादा फर्क होता है नहीं, 0.2%, 0.02% स्लिप है, सोचिए कितना कम है। तो कांस्टेंट टाइप का ही मोटर होता है, ठीक। और सिंक्रोनस मोटर तो कांस्टेंट मोटर ही है ही, उसे कांस्टेंट रनिंग मोटर है वो, ठीक ना। तो इसका हम लोग शंट मोटर से कंपैरिजन कर सकते हैं इंडक्शन मोटर का, ठीक। तो 128 का हमारा हो जाएगा आंसर ए। उसके बाद 129 नंबर सवाल है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए 128 का पूछ रहा था कि स्पीड वेरिएशन जो है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, मतलब स्पीड जो हम लोग वेरी करते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, वो किसके जैसा, मतलब प्रारंभिक में किसके जैसा होता है। तो वो शंट मोटर जैसा होता है, ठीक। अब उसका 129 नंबर सवाल है, इफ़ एयर गैप ऑफ इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। बोल रहा है कि अगर इंडक्शन मोटर का एयर गैप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। ये पहले सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा आपको थोड़ा। यहाँ पे देखिए दे दिया कि मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी इंक्रीज, तो पावर फैक्टर भी डिक्रीज होता है, और मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज होगा तभी ना पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट का काम है लैगिंग पावर फैक्टर देना, और लैगिंग पावर फैक्टर आता है तभी पावर फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लीडिंग में पावर फैक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन लैगिंग में डिक्रीज होता है। तो देखिए इसको इसको समझने के लिए, मतलब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, पावर फैक्टर और या मैग्नेटाइजिंग करंट को। तो पहले मैग्नेटाइजिंग करंट आता है, उसके बाद पावर फैक्टर में कुछ इफेक्ट आता है, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका अगर दादाजी जिंदा है, तो अगर आपको कोई मान लीजिए क्या बोलते हैं इनवाइट कर रहा है, तो आपके दादाजी के नाम पे पहले कार्ड आएगा, आपके पापा के नाम पे नहीं देगा। तो प्रायोरिटी मतलब दोनों अगर घर में है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा, दादाजी को मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी कि पावर फैक्टर हो गया पापा मान लीजिए, और मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया दादा, तो प्रायोरिटी हमको दादा को देना ही पड़ेगा, उसी के नाम पे से कार्ड वगैरह आएगा। तो आंसर हो गया हमारा सी। 129 का क्या होगा, सी। 130 नंबर सवाल देखिए क्या है, अगर ये नहीं रहता तो हम पावर फैक्टर को ही मारते, ठीक। 130 नंबर सवाल देखिए क्या है, two of the power supply terminal to a three-phase induction motor get interchanged during reconnection after maintenance of the motor when put back into service the motor will be। बोल रहा है कि जब हम लोग क्या बोलते हैं इंडक्शन मोटर को मेंटेनेंस के लिए डालें, तो हमारे साथ क्या गलती हो गया कि हम लोग दो, जो इंडक्शन मोटर में 3 फेज था, तो हम लोग 2 फेज को इंटरचेंज कर दिए। जैसे इंडक्शन मोटर में 3 फेज था, मान लीजिए आर वाई बी था, मेंटेनेंस के दौरान हमसे गलती क्या हो गया कि आर यहाँ का जो कनेक्शन आने वाला था वायर का, वो आर के जगह वाई वाई का कनेक्शन आर में चल गया और आर का कनेक्शन वाई में आ गया, और हम लोगों ने इसको फिट कर दिया, मेंटेनेंस कर दिया, और हम लोग इसको सप्लाई में डाल दिए। तो क्या होगा तो उस टाइम हमारा जो इंडक्शन मोटर है, तो उस टाइम हमारा इंडक्शन मोटर क्या होगा ना, हम लोग अगर सप्लाई को इंटरचेंज करते हैं इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो रोटेशन को हम लोग मान लीजिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। तो रोटेशन को अगर इंटरचेंज करना है, मतलब हम लोग को रोटेशन का डायरेक्शन को चेंज करना है, तो सप्लाई टर्मिनल को इंडक्शन मोटर में इंटरचेंज करके कर सकते थे, तो वही होगा। मेंटेनेंस के द्वारा गलती हो गया, तो हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा जब हम लोग मतलब उसमें सप्लाई देंगे तो रोटेट इन द रिवर्स डायरेक्शन टू द प्रायर टू मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस से पहले जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक। तो 130 का आंसर हो गया डी। 131 में सवाल देखिए है, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू। तो स्टेटर फ्लक्स का जो स्पीड होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू हमारा स्टेटर फ्लक्स का जो हमारा
स्पीड होता है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा रोटर फ्लक्स जो है 0 होना चाहिए, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 131 का डी। रोटर के साथ 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन रोटर फ्लक्स के साथ 0 होना चाहिए, ठीक। रोटर के साथ 0 होगा तो कट आउट ही नहीं करेगा हमारा स्टेटर का फ्लक्स, तो फिर वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो रोटर मतलब मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जो रोटर में जब करंट फ्लो होना चालू हो गया, उसके बाद जो करंट फ्लो होगा तो ईएमएफ आएगा पहले, फिर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो, और शॉर्ट सर्किट रहता है रोटर। और उसके बाद क्या होगा, जब भी जैसे करंट फ्लो होना चालू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टेटर का फ्लक्स के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों का रिलेटिव मोशन ना 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बाइक से आप 40 स्पीड से जा रहे हैं, मान लीजिए दो दो दोस्त हैं, एक 40 स्पीड से बाइक से जा रहा है, दूसरा भी 40 स्पीड से जाएगा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब देखिए 132 नंबर सवाल क्या है। In a three-phase induction motor, reactance under running condition is less than its stand still value because of decreasing। तो देखिए जब हमारा स्टैंड स्टिल में स्लिप का वैल्यू 1 होता है, ठीक, तो हमारा E2 का वैल्यू बोलिए, X2 का वैल्यू बोलिए, ये सब एस मतलब स्टैंड स्टिल में क्या मान लीजिए E1 मानते हैं स्टैंड स्टिल में, तो SX1, ठीक। तो स्लिप का वैल्यू स्टैंड स्टिल में 1 होता है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाता है, तो एस इजिकल टू 1 करेंगे तो हमारा ओनली E1 आएगा, यहाँ भी E1 आएगा। लेकिन जब हम लोग रनिंग कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, एस हमारा घटते जाता है, तो इसका कुछ वैल्यू होता है, तो वो 0 पॉइंट कितना 4 तक जाता है, 2 तक जाता है नो लोड में, ठीक। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, स्लिप टाइम हो जाता है हर एक चीज़, मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी स्लिप टाइम हो जाएगा रोटर में। तो उस टाइम रनिंग कंडीशन में चलिए 2 मानते हैं, तो X2 का वैल्यू भी स्लिप टाइम हो जाता है, ठीक। तो X2 का वैल्यू भी क्या हो जाता है, स्लिप टाइम घट जाता है, तो इसीलिए एक्स स्लिप तो घटता है, इसलिए X2 भी घट जाता है हमारा, ठीक। X2 डैश चीज़ को, तो हमारा देखिए X2 बोलिए, X2 डैश बोलिए, नेमिंग अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रख रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि बोल रहा है कि रिएक्टेंस क्यों घटता है रनिंग टाइम में, तो इसलिए घटता है क्योंकि वो एस टाइम स्लिप से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब स्लिप टाइम हो जाता है। तो हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ, तो हमारा एक्स इसलिए डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है ना वो एस टाइम एफ हो जाता है, ठीक। तो X2 में फ्रीक्वेंसी टर्म आता है ना, तो X2 का हम लोग क्या लिखते हैं 2π ओमेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे X2 को 2πfl, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया, तो रोटर फ्रीक्वेंसी होता है इसलिए X2 भी डिक्रीज होता है क्योंकि स्लिप टाइम से मल्टीप्लाई होगा रनिंग कंडीशन में, तो डिक्रीज हो जाएगा ना फ्रीक्वेंसी हमारा रोटर का। मतलब स्टेटर में जितना फ्रीक्वेंसी होगा रोटर में उससे कम फ्रीक्वेंसी आता है रनिंग टाइम में, क्योंकि स्लिप टाइम मल्टीप्लाई होता है और स्लिप स्टार्टिंग में 1 होता है और रनिंग टाइम में 0 की ओर बढ़ता है, मतलब 0.2 या 0.4 तक जाता है, ठीक, इतना घट जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ, ये हमारा क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए X2 भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक। तो 132 का हो गया आंसर डी। 133 नंबर सवाल देखिए क्या है। इन केस ऑफ थ्री फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इन थ्री, देखिए वाउंड टाइप का रोटर है इंडक्शन मोटर में, एंड इंक्रीज इन रोटर रेजिस्टेंस अफेक्ट द मोटर परफॉर्मेंस इन द फ्लोइंग वे। तो बोल रहा है कि हमारा बाउंड टाइप का रोटर है, मतलब वायर वाला रोटर है, इसमें हम लोग अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मोटर के परफॉर्मेंस में क्या चेंजिंग आएगा, ठीक। द मोटर एफिशिएंसी डिक्रीज होगा या मोटर एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होगा, स्टार्टिंग करंट इंक्रीज होगा, मैक्सिमम टॉर्क इज रिड्यूस। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा 133 का आंसर हो जाएगा कि स्टार्टिंग करें, हाँ। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन देखिए स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो 133 का हो जाएगा सी। स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए ना रेजिस्टेंस लगाते हैं इसमें वाउंड टाइप में। अब 134 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन नो लोड इज लोडेड व्हेन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोल रहा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो है रनिंग कंडीशन में है और नो लोड में है, नो लोड इज लोडेड, नो लोड में था अब लोडेड कर दिया उसको, ठीक। तो इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है,
तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है 134 का। करंट इन द रोटर बार डिक्रीज, मोटर स्पीड डिक्रीज, टॉर्क डेवलप बाय द रोटर इज इंक्रीज। उसके बाद स्टेटर फ्लक्स इन द रोटर बार मोर रैपिडली, स्टेटर फ्लक्स कीप्ड रोटेटिंग सिंक्रोनसली। तो हमारा जो आंसर होगा वो करंट इन द रोटर बार डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। जब हम लोग स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में वो रनिंग कंडीशन में है, नो लोड से लोडेड में गया, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा करंट इन द रोटर बार डिक्रीज, ये करंट डिक्रीज नहीं होता रोटर बार का, ठीक ना। तो 134 का आंसर हो जाएगा ए। और अब मैं थक भी चुका हूँ, और इसी पे आज लास्ट करेंगे, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि इन स्टेटमेंट्स, चार पांचों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इंडक्शन मोटर के बारे में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेशन अंडर ए वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर फ्रॉम बोथ लैगिंग एंड लीडिंग। तो देखिए इंडक्शन मोटर जो है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में नहीं काम करता है, तो वाइड रेंज ऑफ लैगिंग और लीडिंग में नहीं काम करेगा, तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो 135 का आंसर हो जाएगा डी, सॉरी ए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ये सारा करेक्ट है, ठीक ना। 40% इसका करंट में भी लार्ज होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू नो लोड भी सिंक्रोनाइज, इट स्टार्टअप फ्रॉम रेस्ट एंड हैज, हाँ सिंक्रोनाइज नहीं होता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, ठीक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक्स, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।